चलिए, गुड इवनिंग, जोहार सभी को। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है करियर फाउंडेशन परिवार में। और आज जैसा कि आप सभी को मैंने कल ही बताया था कि जो चैप्टर हम लोग अभी कंप्लीट किए हैं उसका एमसीक्यू नहीं किए हैं, तो आज के इस क्लास के माध्यम से मुझे यह पता चल जाएगा और आप लोगों को भी ये पता चल जाएगा कि जो आपने झारखंड की जनजाति पढ़ी है वो आपका क्लियर हो गया है, याद हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप लोग मुझे बता दें कि मेरी आवाज आप तक प्रॉपर पहुंच रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज में। चलिए जल्दी से बताइए मुझे, मेरी आवाज आप तक सही से पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साथियों, सभी को गुड इवनिंग। चांदनी, मुकेश, मनीरंजन, प्रदीप वर्मा, मोहम्मद रियाज, नीतू क्रिकेटा, सोनम सिंह, डोमिनिक कुजूर, नमिता, यासी मेहता, निर्मल कुमार यादव, जोहार 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 सभी को। तो साथियों समझ लो कि आज आपका टेस्ट है। ठीक है, समझ लो कि आज आपका टेस्ट है झारखंड की जनजातियों का। लगभग 7-8 क्लास मैंने लिया और 32 जनजाति मैंने आपको पढ़ा दिया। 3200 जनजाति का निचोड़ भी एक क्लास मैंने आपको परसों दे दिया। अब आपको आज मेरे सवालों का जवाब देना है और साथ ही साथ मैं हर प्रश्न का डिटेल एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट का समय दे रहे हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मेरी एनर्जी लेवल भी थोड़ी बढ़ जाए, ज़्यादा लोग जुड़े तो मुझे भी ज़्यादा मज़ा आता है अच्छे से एक्सप्लेन करने में। जी यासी मेहता बोल रही है, यस सर, लेट्स स्टार्ट। बस 1 मिनट का और समय लूँगा आप लोगों से, क्योंकि सभी लोग जुड़े नहीं हैं। लाइव में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट जुड़िए सभी लोग। जुड़ गए? बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी, जिससे कि क्या होगा ना, आपका सब क्लियर होता चला जाएगा, रिवीजन भी होता चला जाएगा। चलिए गुड इवनिंग, ठोक दिए लाइक। चलो तो आइए हम लोग सवाल की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले आप सभी को बता दूं कि करियर फाउंडेशन के ऐप पे आपको ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट मिल जाएगी। चाहे आप जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का लेना चाहें, चाहे लैंग्वेज पेपर में खोटा नागपुरी का लेना चाहें, या फिर आप एक्साइज कांस्टेबल, जेएसएससी एलडीसी, साथ ही जेपीएससी प्रीलिम्स, जेपीएससी मेंस, पीजीटी, है ना। जो पीजीटी वाले स्टूडेंट हैं उनको भी बता दीजिए कि पीजीटी लगभग 4-5 सब्जेक्ट शुरू होने वाला है। कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पीजीटी का भी बैच शुरू हो गया है। तो आप लोग जो भी इनरोलमेंट लेना चाहते हैं, करियर फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। ऑफिशियल नंबर जैसा कि आप सभी को पता है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल नंबर है ना। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और झारखंड की जनजाति का आज का पहला प्रश्न लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है आज। ये सवाल ज्यादा मैंने नहीं लिया है, मगर सवाल को ऐसा ऐसा बनाया है कि एक सवाल से हम बहुत सारी चीजें एक साथ क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आया जिससे 4-5 चीजें क्लियर होंगी, तो वैसा सवाल मैंने लिया। ऑप्शन को भी उसी हिसाब से सेट किया है, जिससे कि आप जो है ना एक सवाल के माध्यम से 4-5 चीजें कम से कम सीखते चले जाएं और आपका रिवीजन भी होता चला जाए। ठीक है, तो आज मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आज कम से कम 700 लोग जोड़ने का प्रयास कीजिए। निचोड़ वाले क्लास में 600 लोग जुड़े थे, आज कम से कम 700 लोग जोड़िए और 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं।
तो चलिए पहला प्रश्न आ चुका आपके स्क्रीन पे, आपके सामने 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है वो कितना प्रतिशत था, है ना। जनजातियों की जो जनसंख्या है वो टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां ऑप्शन भी आपके सामने है, आप लोग मुझे बताने का प्रयास कीजिए फटाफट। टेस्ट है, समझ लो टेस्ट है, क्योंकि पहले आपको अपना दिमाग लगाना है, उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन के साथ, समझिए जैसे टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट के बाद कैसे डिस्कशन होता है, तो वो मैं डिस्कशन करता चला जाऊंगा साथ साथ, है ना। तो चलिए पहला प्रश्न जो है उसका आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि मैं पहले क्लास में बता चुका था आप लोगों को कि जनजातियों का जो पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का कितना है, 26.2% है। कितना है साथियों, 26.2% पॉपुलेशन है टोटल झारखंड के पॉपुलेशन का। जैसा आपको पता है 3,29,00,000 लगभग झारखंड की जनसंख्या है, और उसमें जनजातियों की जो जनसंख्या है कितना है, आप लोग बताइए, संख्या में बताइए। प्रतिशत में तो आपने बता दिया, संख्या में बताइए कि झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है ना, कितनी है बताइए। 86,45,042, वेरी गुड, 86,45,042, 86,45,042, ठीक है। गड़बड़ हो गया ना, डिजिट गड़बड़ हो गया ना, 86,45,042, बहुत अच्छा, 86,45,042, 86,45,042, ठीक है। और कितना मेरे दोस्त, तो 26.2%, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है ना। आदिम जनजाति की श्रेणी में कौन कौन सी आती हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। 8 जनजातियां झारखंड के अंदर जो आदिम जनजाति में आती है। अब यहां पर आपको आंसर देना है कि कौन सी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है। कमेंट कीजिए जल्दी से, बहुत अच्छे, कमेंट शुरू कीजिए जल्दी से, मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोगों का। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, सुमन अग्रवाल का बिल्कुल सही उत्तर आया है। जो भी हमारे दोस्त डी आंसर कर रहे हैं सबका सबका सही है। महली जनजाति आदिम नहीं है ना, महली जनजाति आदिम नहीं है। बात अगर हम असुर जनजाति की करें तो ये आदिम जनजाति है, और ये प्राचीनतम जनजाति है झारखंड का, प्राचीनतम जनजाति है साथियों। साथ ही साथ असुर जनजाति की बात अगर हम करें तो आप सभी को पता है कि ये प्राचीन काल से लोहा गलाने का काम करती आई है ना, क्लियर है ना भाई। बिरजिया जनजाति ये भी असुर की तरह लोहा गलाने का काम करती आई है। हिलखड़िया, बोलो भाई मुझे बता दो, हिलखड़िया जनजाति किसको कहते हैं, इसका एक और नाम है। हिलखड़िया जिसको हम बोल रहे हैं ना, उसका एक और नाम है। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि हिलखड़िया किसको कहा जा रहा है, बता सकते हैं जी। बहुत अच्छा कुमार अभिषेक, बहुत अच्छा। हिलखड़िया जो है ना वो सबर जनजाति को कहते हैं, है ना। हिलखड़िया किसको बोलते हैं, सबर जनजाति को हिलखड़िया बोलते हैं। और महली जनजाति के बारे में क्या बताए कि यह एक दस्तकार जनजाति है। और महली जनजाति जो दोस्तों ये क्या बनाती है, महली जनजाति क्या करती है बताओ। महली जनजाति क्या करने में एक्सपर्ट मानी जाती है, बांस की कला में, बांस की चीजें बनाने में महली जनजाति जो है वो एक्सपर्ट मानी जाती है। बहुत अच्छे। अब यहां आदिम की बात किया तो कौन कौन सा आदिम है कमेंट सेक्शन में बताइए। आदिम जनजाति कौन कौन सी है ना। परसों ही क्लास की रिवीजन कराया हूं, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग को सब चीजें याद हो ही गई होगी। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को उच्च कोटि के हिंदू मानती है ना। झारखंड की कौन सी जनजाति जो है वो अपने आप को उच्च कोटि के हिंदू मानते हैं, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इनमें से कौन सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू
मानते हैं, है ना, उच्च हिंदू मानते हैं, ऐसा आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बहुत अच्छे, सबका गलत सही गलत सही गलत सही आ रहा है, ठीक है। चलिए शत्रुघ्न चौरसिया बिल्कुल सही, आपने आदिम जनजाति बिल्कुल सही बताया है। हाँ, तो अपने आप को उच्च हिंदू मानने वाला कौन सा है? बिरजिया तो है नहीं, बिरजिया तो अपने आप को आदिवासी नहीं मानने वाला जनजाति है, ठीक है, जनजाति नहीं मानती है। चिक बड़ाइक जो कि कपड़ा बुनने वाला काम करती है, कपड़ा बुनने का जनक मानी जाती है। गुड़ाइत नहीं होगा, क्या होगा? बिंझिया जनजाति। क्या हो जाएगा साथियों? बिंझिया जनजाति जो है झारखंड की, वो अपने आप को उच्च हिंदू मानती है ना, उच्च हिंदू यानी कि राजपूत मानती है। अब बिंझिया जनजाति की जब हम बात करते हैं साथियों, तो आपको यह पता होना चाहिए कि बिंझिया जनजाति जो है वो कहां से आई है? विंध्य से आई है ना, विंध्य क्षेत्र से आई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि विंध्या जनजाति जो है, इनका सबसे आराध्य जो देवता है, आराध्य देवी है, वो विंध्यवासिनी है। कौन है? विंध्यवासिनी, है ना, विंध्यवासिनी देवी की पूजा ये लोग करते हैं। विंध्य क्षेत्र से आए हैं, है ना, विंध्याचल वाला क्षेत्र है, विंध्य पहाड़ी वाला क्षेत्र, उधर से आए हैं और ये अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं, ये अपने आप को राजपूत मानते हैं। समझ रहे हैं ना सब लोग? चलिए बाकी चीजें रिवीजन होती जा रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना। इसमें जो है ना, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना, यहां पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए मुझे बता दीजिए यहां पे थोड़ा सा हाँ चलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखिए साथियों, अगर हम बात करें सुमेलित नहीं है बोल रहा है ना, 35% बिल्कुल सही है। संथाल जनजाति है ना 35% सही है भाई। उरांव जनजाति 18.14% सही है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ना। अब मुंडा जनजाति जो है ना साथियों, यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहां 14.56 होगा। क्या होगा? 14.56 होगा, ये ठीक है। देखो यहां जो खरवार लिखा हुआ है, ये गलत जगह लिखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये खरवार जनजाति जो है दोस्तों, ये 9.23 थोड़ी ना है। 9.23 तो आपका हो जनजाति है। कौन सा है? हो जनजाति 9.23 है। खरवार जनजाति तो 3% के आसपास है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहां आपका क्लियर हो गया कि संथाल 35%, उरांव 18.14%, मुंडा 14.56% और हो जो है 9.23%। यानी आंसर आपका डी हो गया। जो भी हमारे दोस्त डी आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन जनजाति को, किस या किन जनजाति को 2003 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? झारखंड की कौन सी जनजाति को 2003 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। और आप लोग लाइक वाइक थोड़ा कर दीजिए, क्या कि बहुत कम लोग जुड़े हैं अभी तक। तो कम से कम 500 लोग तो आ ही जाने चाहिए था। खाली न्यूज वाला चीज में आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ते हैं, जिससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। है कि नहीं? अगर हम बोल दें कि एग्जाम से रिलेटेड अपडेट, तो आ जाएंगे हजारों की संख्या में। अगर कोई बोल दे कि क्या पेपर लीक होने वाला है, क्या कोर्ट का फैसला क्या आने वाला, इस तरह के न्यूज की देखने का केवल आदत है, जैसे कुछ होने जाने नहीं है। जहां से रिजल्ट होना है वो चीज में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से किन जनजाति को 2003 में, तो दोस्तों आपको हम बताए थे कि यहां पर देखिए 2 नाम में बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग को, ठीक है, 2 नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कबर और कोरबा। इसमें माजिद अंसारी मैंने लाइक कर दिया सर, सबको बोलिए लाइक करने को। चलिए सब लोग को निवेदन है लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहां पर है कि कबर जनजाति। अब मैंने आपको उसी दिन वाले क्लास में बताया था कि कबर और कोल जो है ना,
इसको 8 जनवरी 2003 को क्या मिला? जनजाति का दर्जा मिला, है ना। कौन सी जनजाति को? किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, प्लीज कमेंट में किसी का नाम ना ले। मैंने किसी को इंडिकेट नहीं किया, मैं बस मजाक कर रहा था आप लोगों को। आप लोग का बस मैंने ये किया है, मैंने इंडिकेट आप सभी को किया है, किसी का नाम ना ले प्लीज। चलिए, तो दोस्तों अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर कवर और कोरबा में कंफ्यूजन हो जाए, एग्जाम में गलती ना हो, इसके लिए क्या करें आप लोग? ठीक है, क्या करें? तो आपको बस इतना ध्यान रखने बोले थे कि कोल वाला तो याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। लास्ट वाला जनजाति, 32वां जनजाति, कोल को कवर कर दो, मतलब उसके बाद जनजाति को दर्जा नहीं मिला है, उसके बाद कोई जनजाति को दर्जा नहीं मिला है, यानी कोल के बाद कवर कर देना है, ठीक है। यानी मान लीजिए कोल है, कोल को क्या कर देना है? कवर कर देना है। कवर कर दिए। अब बोलिए, को कवर और कोरबा में कभी कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ना, कोल को कवर कर दीजिए, लास्ट का 2 जनजाति याद रखिएगा, 8 जनवरी 2003 को इनको जनजाति का दर्जा मिला था, ठीक है। आकाश पाठक बात कर लीजिएगा ऑफिशियल नंबर पे कल, ठीक है, कल बात कर लीजिएगा, ठीक है। आकाश पाठक कमेंट देख लिया मैंने आपका। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो सवाल आपके स्क्रीन पर है साथियों, बिटलाहा क्या है? बता दीजिए मुझे, जल्दी से कमेंट कीजिए तो बिटलाहा है क्या? बहुत ही अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं कि आप झारखंड के सबसे बेस्ट टीचर हैं, झारखंड जीके के। चलिए, कम से कम किसी चीज़ में आप हमें बेस्ट बना रहे हैं, ये सब आप ही लोग का परिणाम है। आप लोग बेस्ट स्टूडेंट हो, इसलिए मुझे बेस्ट बनना पड़ रहा है, ठीक है। मैं लगातार प्रयास करता हूं कि आपके लिए बेस्ट कंटेंट दूं, आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला हो गया। बिटलाहा क्या है? बिटलाहा सजा है ना। बिटलाहा क्या है? संथाल जनजाति में, खासकर आपको स्टार्टिंग में बताए थे, संथाल जनजाति में, हालांकि और भी जनजातियों में होता है, लेकिन संथाल जनजाति में आपको स्टार्टिंग बताए थे कि जब अनुचित यौन संबंध बनाया जाता है तो बिटलाहा जैसी सजा दी जाती है, जिसमें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, ठीक है। समाज से क्या कर दिया जाता है? बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब उसका क्या उपाय है? समाज में वापस आने का क्या उपाय है? तो समाज में वापस आने के लिए जो प्रोसीजर है दोस्तों, उस प्रोसीजर को कहते हैं भात भीतर। क्या बोलते हैं? भात भीतर। मतलब क्या कि अगर समाज में वापस आना है, पंचायत में चीजें फैसला होती है और वहां पर बातें होती है, और समाज में अंदर आने के लिए क्या किया जाता है? भात भीतर, यानी कि सबको खिलाना पड़ता है, ठीक है। सबको खिलाना पड़ता है, जितना भी समाज में लोग हैं सबको खिलाना पड़ता है, हो जाता है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्लियर हो गया ना? बिटलाहा क्या है, समझ आ गया सबको? संथाल जनजाति में बधू मूल्य को क्या कहते हैं? ठीक है, यहां बधू मूल्य छूट गया है। संथाल जनजाति में बधू मूल्य को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? जल्दी कमेंट। आप लोग जितने भी लोग, इस आज वाले वीडियो का मैं पीडीएफ दे दूंगा, है ना। आज वाले वीडियो का मैं पीडीएफ दे दूंगा करियर फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे। तो सब लोग करियर फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। लगभग 25,000 लोग जुड़े हुए हैं, और भी लोग जुड़ जाएं। जी बहुत अच्छा, समाज से बाहर किया जाता है। चलिए बहुत अच्छा आकाश पाठक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्लियर हो गया कि बधू मूल्य जो है इसमें क्या कहलाता है? पौन कहलाता है ना। बधू मूल्य क्या कहलाता है दोस्तों? पौन कहलाता है। अच्छा, इज जो गोनोंग टका है, गोनोंग टका, गोनोंग डाली कटारी, इसके बारे में क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन सी जनजाति का बधू मूल्य है? मुझे बताइए, आप लोग को याद है तो
ये तो हो गया संथाल जनजाति का। ये किसका हो गया? ये हो गया संथाल जनजाति का बहुमूल्य। गोनोंग टका किसका है? गोनोंग टका है मुंडा जनजाति का बहुमूल्य। ठीक है, गोनोंग टका किसका बहुमूल्य है? मुंडा जनजाति का है। गोनोंग किसका है भाई? तो हो जनजाति का बहुमूल्य है। और तो और डाली कटारी का बता दीजिए, तो ये बिंझिया जनजाति का बहुमूल्य है। किसका है? बिंझिया जनजाति का बहुमूल्य है। तो चारों बहुमूल्य याद हो गया कि नहीं, बोलो। ठीक है आकाश पाठक, देख लिया आपका कमेंट। इस तरह से क्लास डिस्टर्ब होता है, एक ही कमेंट बार बार मत कीजिए, एक ही कमेंट बार बार मत कीजिए, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो पोन किसका हो गया? संथाल जनजाति का बहुमूल्य। गोनोंग टका मुंडा जनजाति का बहुमूल्य। गोनोंग हो गया हो जनजाति का बहुमूल्य। और डाली कटारी हो गया बिंझिया जनजाति का बहुमूल्य। ठीक है, तो ये चारों बहुमूल्य को दिमाग में बिठा लीजिएगा, आप लोगों को सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा शेयर भी कीजिए, जल्दी से जोड़िए 700-800 लोग, मजा आएगा फिर और ज्यादा। तो देखिए चारों ऑप्शन ऐसा सेट किया गया है कि 4 बहुमूल्य एक सवाल में आपका क्लियर हो जाए। तो बोलो 4 सवाल बना के लाते, इसके बदले तो बेहतर होता, या यहीं पे 4 सवाल डिस्कस कर दिए वो बेहतर हुआ? बताइए। तो करियर फाउंडेशन में अगर आप 50 सवाल कर रहे हैं ना, तो 50 सवाल का मतलब 200 सवाल आप कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बताने वाला काम हम लोग नहीं करते हैं, जिससे आपका फायदा हो वही करते हैं। चलिए हो गया, ये बेटर है ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 में चलते हैं। आदि या आंधी विवाह। ठीक है, इसको आदि भी कहीं कहीं लिखता है और कहीं कहीं आंधी विवाह लिखता है। तो आंधी विवाह किस जनजाति का प्रचलित विवाह है? ठीक है, हर जनजाति के समाज में, चाहे जनजाति हो चाहे कोई भी समाज हो, विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है समाज में। ठीक है, तो उसमें हर जनजाति का अपना एक प्रचलित विवाह है, मतलब ज्यादातर जनजातियां वही विवाह करने को प्राथमिकता देती हैं, उसको प्रचलित विवाह। हालांकि कई प्रकार के विवाह हैं, है ना। जैसे हम मान लीजिए ज्यादातर जो मेजोरिटी है भारत में, वहां पर आप देखिएगा तो जो अरेंज मैरिज है वो प्रचलित विवाह हो गया, है ना, माँ बाप के द्वारा सेट करके। लेकिन उसके अलावा भी कई तरह के लोग विवाह करते हैं। कोई मंदिर में भाग के कर लेता है, तो कोई कोर्ट मैरिज कर लेता है, तो कोई कुछ और तरीके से कर लेता है। तो विवाह तो करते ही हैं, लेकिन जो प्रचलित विवाह जो चलता आ रहा है परंपरा से, वो प्रचलित विवाह कहलाया। तो यहाँ पर जो आंधी विवाह है दोस्तों, बताइए किसका है? बहुत बढ़िया, सबका क्लियर है, हो जनजाति का है ना। आंधी विवाह किसका है? हो जनजाति का है। अच्छा, अब इन चारों जनजाति का यहीं के यहीं क्लियर कर लिया जाए तो कैसा रहेगा बताइए? इन चारों जनजाति का अगर प्रचलित विवाह यहीं क्लियर कर लें तो मजा आ जाएगा ना। हाँ, तो चलिए संथाल जनजाति, सबसे पहले संथाल जनजाति। ठीक है, आंसर तो ये हो गया। संथाल जनजाति में सबसे पहले विवाह को क्या बोलते हैं? संथाल जनजाति में विवाह को बापला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बापला बोलते हैं। और इसका सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है ना? प्रचलित विवाह कौन सा है? तो सबसे प्रचलित विवाह किरिंग बापला, किरिंग बापला, जो कि क्रय विवाह की तरह है। उरांव जनजाति का प्रचलित विवाह क्या है? तो ये आयोजित विवाह है। कौन सा? आयोजित विवाह। कौन सा? आयोजित विवाह। मुंडा जनजाति का प्रचलित विवाह क्या है? इसका भी आयोजित विवाह है। क्या है दोस्तों? आयोजित विवाह। ठीक है ना, क्लियर है सबका? तो यहां पर हम लोग 4 जनजाति का विवाह जो है प्रचलित विवाह को क्लियर कर लिए एक झटके में, एक सवाल के साथ। ठीक है, तो आंधी विवाह हो गया किसका? हो जनजाति का प्रचलित विवाह। मुंडा जनजाति का प्रचलित विवाह आयोजित विवाह। उरांव जनजाति का प्रचलित विवाह आयोजित विवाह। संथाल जनजाति का प्रचलित विवाह किरिंग बापला। संथाल जनजाति में विवाह को ही बोलते हैं क्या दोस्तों? बापला। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई ना। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 देखते हैं क्या है। ये रहा आपके स्क्रीन पे सवाल नंबर 9 कि संथाल जनजाति के दूसरे सबसे प्रमुख देवता कौन है?
अब मैंने पहला नहीं पूछा जानबूझ के, पहला तो आप लोग याद करके रख लिए होंगे। यहां पर मैंने आपसे पूछा है कि संथाल जनजाति के दूसरे सबसे प्रमुख देवता कौन है ना? चलिए पंकज हेमरन जी पूछ रहे हैं कि जो भी लाइव जो लोग हैं उन सब में सबको पूछ रहे हैं किनका किनका बापला हो चुका है, मतलब किनका किनका विवाह हो चुका है, मतलब आप लोग कितने लोग यहाँ पर विवाहित हैं, मैरिड हैं। चलिए 500 लोग जुड़ गए हैं, स्वागत है आप सभी का। आप सभी का एक बार फिर से दिल से आभार करने का मन कर रहा है। शेयर कीजिए, आज तो हो जाएगा जबरदस्त, है ना? चलिए, तो दोस्तों संथाल जनजाति का जो सबसे प्रमुख देवता है ना, उनको सिंगबोंगा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगबोंगा। लेकिन यहां पर पूछा है दूसरा सबसे प्रमुख देवता। क्या पूछा है? दूसरा सबसे प्रमुख देवता। मैंने यहां पे सिंगबोंगा क्यों लिखा? क्योंकि संथाल जनजाति में प्रमुख देवता सिंगबोंगा जो है उनको ठाकुर देव भी कहते हैं, है ना? उनको क्या बोलते हैं? ठाकुर देव भी बोलते हैं। ठाकुर कई जगह पे है, कंफ्यूज मत होइएगा, और भी जगह आपको ठाकुर मिलेंगे, है ना? पढ़े होंगे आप लोग नोट्स को। अब देखिए, बात अगर हम करें दूसरे सबसे प्रमुख देवता का, तो मरांग बुरु जो है ना दोस्तों, वो दूसरे सबसे प्रमुख देवता हैं, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरांग बुरु हो जाएगा। मरांग बुरु जो है दोस्तों पहाड़ देवता की तरह है, ये संथाल जनजाति के दूसरे सबसे प्रमुख देवता हैं। ठीक है, अब यहां पर बात जाहेर एरा और ओड़ाक बोंगा की करते हैं। आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए कि जाहेर एरा क्या है। मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि जाहेर एरा के बारे में बता दीजिए। चलिए, सभी लोगों से एक बार फिर से आग्रह है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जाहेर एरा क्या है बताइए? बताए हैं, पढ़ाए हैं, तभी आप लोगों से पूछ रहे हैं। जाहेर एरा क्या है? कौन से देवता हैं ये जाहेर एरा? गांव की देवी, ग्राम देवी को क्या बोलते हैं? जाहेर एरा बोलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ग्राम देवता को क्या बोलते हैं? जाहेर एरा बोलते हैं, ग्राम देवता। ठीक है, अब चलिए ओड़ाक बोंगा बताइए। ओड़ाक बोंगा क्या है? चलिए, आप ही के कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं, देख रहा हूं आप लोग कितना याद किए हैं चीजों को। क्योंकि सब कुछ पढ़ाने के बाद जो एमसीक्यू करवाते हैं तो उसका मजा ही कुछ और है ना? और ये चैप्टर तो मैंने सबको पढ़ाया है। आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि सर ऐप में पढ़ाए हैं, है ना? ये वाला चैप्टर तो मैंने ऐप वालों को भी पढ़ाया है और यूट्यूब वालों को भी पढ़ाया है। जाहिर एरा ग्राम देवता, ओड़ाक बोंगा घर के देवता। बहुत अच्छा, ओड़ाक बोंगा क्या है? घर के देवता हैं, घर के देवता। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो यहां पर देखो, संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता सिंगबोंगा हो गए। दूसरे प्रमुख देवता कौन हो गए? मरांग बुरु हो गए। ठीक है, जाहेर एरा किसको बोले? ग्राम देवता को बोले। ओड़ाक बोंगा किसको बोले? घर के देवता को बोले। तो क्लियर हो गया सब कुछ? बोलो, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें। बिल्कुल प्रोसीड करना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। संथाल गांव का प्रधान क्या कहलाता है? अब यहां पर ना थोड़ा ध्यान अगर रख के आंसर दीजिएगा ना तो आपका जवाब सही होगा। क्योंकि मैंने पूछा है गांव का प्रधान। दो तरह के प्रधान इंपॉर्टेंट होते हैं, एक गांव का प्रधान और दूसरा धार्मिक प्रधान, है ना? गांव का प्रधान और धार्मिक प्रधान। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं किसके बारे में? गांव के प्रधान के बारे में, कि संथाल गांव का प्रधान को क्या कहते हैं। कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए। संथाल गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताने का कृपा करें आप लोग। बहुत अच्छे, सबका सही उत्तर आ गया। संथाल गांव का प्रधान मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? मांझी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जनजातीय शासन व्यवस्था में संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसको मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं।
क्या बोलते हैं? मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को। ठीक है, अब देखो नायके कौन है भाई? नायके कौन है? ये है संथाल जनजाति का धार्मिक प्रधान। कौन है? संथाल जनजाति का धार्मिक प्रधान है ये। कौन है? धार्मिक प्रधान। ठीक है, संथाल जनजाति का धार्मिक प्रधान कौन है साथियों? तो नायके है। समझ आ गया सबको? क्लियर हो गया जी? बहुत अच्छे। तो यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है कि संथाल गांव का जो प्रधान होता है उसको मांझी कहते हैं, और जो संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है उसको नायके कहते हैं। क्या कहते हैं? नायके कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। सवाल नंबर 11 देखते हैं, उससे क्या क्या चीज आपका रिवाइज हो जाएगा। यहां देखो, उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस प्रमंडल में है? बताओ। मैंने आपको जिला बता दिया था, अब दिमाग आपको खुद ही लगाना है कि सबसे ज्यादा उरांव जनजाति आपको कौन से प्रमंडल में देखने को मिलेंगे। अगर आपको जिला याद होगा तो निश्चित ही प्रमंडल बता देंगे क्या? चलिए, विनोद मृधा जी बहुत बहुत धन्यवाद इस दर्जा देने के लिए मुझे। आप लोग से हम हैं, आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप लोग के सामने हम क्या हैं। चलिए, तो दोस्तों उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस प्रमंडल में है? तो दोस्तों आप देखेंगे उरांव जनजाति जो है ना, रांची के आसपास का जो क्षेत्र, रांची में मिलेंगे, गुमला में मिलेंगे, सिमडेगा में मिलेंगे, लोहरदगा में मिलेंगे। इन सब क्षेत्रों में उरांव जनजाति बहुत अधिक है। ठीक है, हालांकि पलामू प्रमंडल में मिल जाएंगे आपको, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में भी उरांव जनजाति देखने को मिल जाएंगे, सब जगह हैं, क्योंकि जनसंख्या इनकी अच्छी खासी। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, साथ ही भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। आप सभी को हम बताया कि झारखंड में जो टोटल जनजातियों का पॉपुलेशन है उसमें 18.56% कौन है? ऑब्वियसली उरांव जनजाति है ना, 18.56। ठीक है, 18.14 है ना, 18.14। हाँ, अब देखो तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिणी छोटा नागपुर है ना। उरांव जनजाति का सबसे ज्यादा संकेंद्रण आपको कहां देखने को मिलेगा? वेस्ट छोटा नागपुर प्रमंडल में देखने को मिलेगा। ठीक है, वेस्ट छोटा नागपुर डिवीजन में आपको सबसे ज्यादा उरांव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब उरांव जनजाति की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है ना, ये दक्षिण भारत से यहां पर आए थे। ठीक है, और दक्षिण भारत से आने की वजह से इनका जो प्रजातीय समूह है, क्या प्रजातीय समूह जो है वो कौन सा है? कौन सा है? सबको याद है ना, द्रविड़ प्रजातीय समूह से आते हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि इनकी जो भाषा है वो भी द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ठीक, कौन सी भाषा बोलते हैं? कुड़ुक भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? कुड़ुक भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें अभी आप लोग को ध्यान रखना है कि नहीं? उरांव जनजाति के बारे में, उरांव जनजाति को कुड़ुक भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग को एक साथ ध्यान में रखना है उरांव जनजाति के संबंध में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। धुमकुड़िया में प्रवेश सामान्यतः किस अवसर पर होता है? अब यहां पर थोड़ा धुमकुड़िया का पोस्टमार्टम करते हैं। करें धुमकुड़िया का अगर हम पोस्टमार्टम करें, सबसे पहले सवाल का उत्तर दे दीजिए, फिर पोस्टमार्टम करने मजा आएगा। धुमकुड़िया में प्रवेश सामान्यतः किस अवसर पर होता है? देखिए यहां पर दो तरह के सवाल, दो तरह के क्या, कई तरह के सवाल बन सकते हैं, लेकिन सामान्यतः प्रवेश से संबंधित दो तरह के सवाल बन सकते हैं। एक सवाल यह बन सकता है कि धुमकुड़िया में प्रवेश जो है कितने वर्ष की उम्र में होता है? तो युवक युवतियां जिनका प्रशिक्षण होता है, धुमकुड़िया क्या है?
सबसे पहला सवाल क्या बन गया, धुमकुड़िया क्या है, युवागृह है। ठीक है, क्या है, युवागृह है। किसका युवागृह है, तो उरांव जनजाति का युवागृह है। किसका युवागृह है दोस्तों, उरांव जनजाति का युवागृह धुमकुड़िया, है ना। अब यहां पर सवाल यह बनता है कि ये जो धुमकुड़िया जो युवागृह जहां प्रशिक्षण होता है, यहां पे जनरली 10 से 11 वर्ष की उम्र में प्रवेश होता है ना। 10 से 11 वर्ष की उम्र में इसमें प्रवेश होता है। ठीक है, पूछा यह जा रहा किस अवसर प्रवेश होता है, तो वो अवसर होता है दोस्तों सरहुल का अवसर, है ना। सरहुल का सामान्यतः ऐसा ये जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः सरहुल के अवसर पर ही उरांव जनजाति का जो युवागृह धुमकुड़िया है उसमें प्रवेश मिलता है। और ये हर साल नहीं मिलता है। आप लोग को हम बताए थे उस दिन क्लास में कि ये जो प्रवेश है 3 साल के अंतराल में जनरली प्रवेश मिलता है। ठीक है, तो ये सवाल बन गया। अब देखो धुमकुड़िया जो है ना, युवागृह की जब हम बात करते हैं दोस्तों, युवागृह की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको ये पता है कि युवागृह तो कई सारी जनजातियों में पाई जाती है। जैसे मुंडा जनजाति में गीतियोड़ा है ना, संथाल जनजाति में घोटुल है। लेकिन उरांव जनजाति का जो युवागृह है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें युवक युवतियों के लिए अलग अलग व्यवस्था है, दोनों के लिए अलग अलग संस्था है। एक का जोंक एड़ेप्पा है, दूसरा का पेल एड़ेप्पा है। पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए जोंक एड़ेप्पा है और युवतियों के लिए पेल एड़ेप्पा है। जोंक एड़ेप्पा का जो है प्रमुख है वो क्या कहलाता है, कमेंट कीजिए मुझे। जोंक एड़ेप्पा का प्रमुख क्या कहलाता है, पेल एड़ेप्पा का प्रमुख क्या कहलाता है, सब याद है ना आप लोग को? जी बहुत अच्छे। एक बार सब लोग एक बार लाइक बटन को दबा दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं, बाद में जो लोग नहीं सुने थे लाइक की बातें। पीडीएफ करियर फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल में इसका हम दे देंगे, है ना, तो ज्वाइन कर लीजिए आज ही के आज ही। जी बहुत अच्छा। हाँ क्या बोल रहे हैं, शादी होने के बाद, हाँ शादी होने के बाद, शादी होने से पहले ही सदस्यता समाप्त हो जाता है। जल्दी में क्यों है, क्यों जल्दी में है आकाश जी? जल्दी में, जल्दी का काम शैतान का होता है, पता है ना, सुने हैं ना आप लोग? जल्दी का काम शैतान का होता है। और सड़क में क्या लिखा रहता है, दुर्घटना से देर भली। चलो फटाफट। हाँ तो क्या हो गया, बड़की धांगरीन हो गया, जोंक एड़ेप्पा का धांगड़ कुड़िया, और बड़की धांगड़ीन पेल एड़ेप्पा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग जल्दी बोल रहे हैं वे केवल सवाल गिन रहे हैं, सवाल की संख्या बस मत गिनिए, उससे रिलेटेड 4-5 चीजें हम हर सवाल में बता रहे हैं, उसको भी देखिए, है ना। देखिए उरांव जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? प्रचलित विवाह, सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह जो है वो कौन सा है? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा निशा गोस्वामी। तो दोस्तों उरांव जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह की बात अगर हम करें, तो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि उरांव जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह जो है वो आयोजित विवाह है। कौन सा है? आयोजित विवाह है। तो ये हो गया उरांव जनजाति का। अब यहां पर आंधी विवाह दिया हुआ है, तो ये किसका है मेरे दोस्त? तो ये हो जनजाति का। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए आप लोग को, क्लियर है? मुझे ये बता दो कि ओलोल दाय किस जनजाति का है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ओलोल दाय किस जनजाति का युवागृह है? कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताइए मुझे। ओलोल दाय किस जनजाति का, सॉरी, ओलोल दाय किस जनजाति का प्रचलित विवाह है? जल्दी से कमेंट कीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओलोल दाय बताइए, बता रहे हैं? खड़िया, खड़िया, बहुत अच्छे। चलिए आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर आया, ठीक है।
आप लोगों का जो आंसर आया यहां पर वो बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आया। खड़िया हो जाएगा, वेरी गुड। तो आयोजित विवाह, आदि विवाह, ओलोलदाय, सब क्लियर है ना, सब क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखिए, उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता कौन है। जैसे उरांव जनजाति का युवागिरी सबसे अलग है ना, थोड़ा अलग हटके है ना, उसी तरह से उरांव जनजाति के प्रमुख देवता भी थोड़ा अलग हटके हैं। ठीक है, उरांव जनजाति के देवता भी अलग हटके थोड़ा नाम है। जैसे बाकी जनजातियों में आपने देखा युवागिरी, बाकी इनका युवागिरी थोड़ा स्पेशल, देवता भी थोड़ा स्पेशल है। तो उरांव जनजाति के जो सबसे प्रमुख देवता हैं दोस्तों, वो कौन है, धर्मेश है ना। धर्मेश, जिनको धर्मी भी कहा जाता है, धर्मी है ना। ऑप्शन में धर्मेश ना दे करके कभी अगर धर्मी दे दे तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, समझ रहे ना। तो दोस्तों उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता कौन है, धर्मेश है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। खासकर हम लोग मरांग गुरु के बारे में याद रखिएगा, मरांग गुरु पहाड़ देवता को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। चलिए फटाफट बताइए तो, उरांव जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है उसको क्या कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि उरांव जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है उनको क्या कहते हैं। चलिए 600 प्लस जल्दी से आ जाइए, फिर 700 का टारगेट आज पूरा करना है। आज 700 प्लस लाइव, 1000 प्लस लाइक का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, है ना। आप मेरी अगर मनोकामना पूरी कर दीजिएगा तो मैं आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगर हम उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान की बात करें तो आपका उत्तर फटाफट आना चाहिए। उरांव जनजाति का धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, उरांव जनजाति का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उरांव जनजाति के जो धार्मिक प्रधान हैं उनको पाहन कहा जाता है। ठीक है, पुजार जो है ना, पुजार जो है इनके सहयोगी होते हैं। क्या होते हैं, पुजार सहयोगी होते हैं, जबकि महतो जो है वो क्या है, ग्राम प्रधान। उरांव जनजाति का जो गांव का प्रधान है, ग्राम प्रधान जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसको हम लोग महतो बोलते। तो तीन चीजें यहां क्लियर हो गई कि उरांव जनजाति के गांव का प्रधान क्या कहलाता है, महतो कहलाता है। उरांव जनजाति का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है, पाहन कहलाता है। उरांव जनजाति में पुजार क्या है, तो पाहन का सहयोगी पुजार कहलाता है। ठीक है, पाहन का सहयोगी क्या कहलाता है, पुजार कहलाता है। क्लियर हो गया सबको, यहां तक कोई डाउट है। जो लोग देर से जुड़े हैं दोस्तों, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि पूरी जनजातियों की सीरीज करियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है ना। करियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में जाइएगा, वहां पे थ्योरी क्लास का, झारखंड जी के थ्योरी क्लास का एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें पूरी सभी जनजाति हम आपको पढ़ा दिए हैं। और लास्ट वाला जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग को, आप लोग को जनजाति का पूरा रिवीजन भी करा दिए हैं निचोड़ के साथ। ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, आपका जनजाति में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति को कोरो हो कहते हैं। किस जनजाति को होरो को, किस जनजाति को होरो को कहते हैं। तो बता दीजिए मुझे, किस जनजाति को होरो को कहा जाता है। फटाफट बताइए, किस जनजाति को होरो को कहा जाता है। आपके मैं कमेंट्स देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं। अरे महतो ना दोनों में आते हैं, महतो कई प्रकार के होते हैं, है ना। महतो में कंफ्यूज मत होइए। महतो आपके ओबीसी में भी हैं, महतो आपके इसमें भी हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो दोस्तों किस जनजाति को होरो को कहते हैं, बिल्कुल सही समझा आपने। मुंडा जनजाति को होरो को कहा जाता है। क्या कहते हैं, होरो को कहते हैं। साथ ही साथ मुंडा जनजाति को भी कोल कहा जाता है। कोल एक अलग जनजाति भी है, लेकिन मुंडा जनजाति को भी कोल कहते हैं, लेकिन ये कोल कहा जाना पसंद नहीं करते हैं।
मुंडा जनजाति अपने आप को कोल कहा जाना पसंद नहीं करते हैं। ये वाला जो है पसंद नहीं करते हैं, है ना, पसंद नहीं है इनको। ठीक है, अब रही बात यहां पर और भी ऑप्शन है। तो सबर जनजाति को क्या बोलते हैं? सबर जनजाति को क्या बोलते हैं? हील खड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबर जनजाति को हील खड़िया बोलते हैं। ठीक है, किसान जनजाति को क्या बोलते हैं? नागेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागेसर या नागेसिया बोलते हैं, नागेसिया। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं किसान जनजाति को मेरे दोस्त? तो किसान जनजाति अपने आप को नागवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं? किसान जनजाति अपने आप को नागवंशी मानते हैं। तो ये दोनों तीनों बातें आप लोगों को क्या करना है? दिमाग में रखना है, याद रखना है। ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग? तो यहां से 3-4 चीजें आप लोग का रिवीजन हो गया। सबर जनजाति को क्या बोलते हैं? हिल खड़िया बोलते हैं। किसान जनजाति को नागेसर भी बोलते हैं, नागेसिया भी बोलते हैं। और किसान जनजाति नागेसर नागेसिया से आपको हम ट्रिक में बताए थे कि कौन सी पूछ देगा सवाल कि कौन सी जनजाति अपने आप को नागवंशी मानती है, तो आपका जवाब क्या होगा? किसान जनजाति। ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसान जनजाति को नागेसिया बोलते हैं, उसको नागेसर भी कहते हैं। डन, क्लियर है? चलो एक बार लाइक करो सब लोग, 700 जल्दी से पहुंचाओ लाइव की संख्या। अभी तो लाइक भी नहीं किया आपने 700। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। यहां से देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं? देखिए, को का दंडी जो है इधर लिखा गया है, इसको इधर लिखना है। मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं? देखिए यहां पर 4 चीजें लिखी हुई है और चारों चीजों का कुछ ना कुछ क्या है? मतलब है, तभी लिखी हुई है ना, ऐसे नहीं लिखी हुई है। दोस्तों, जब हम मुंडा जनजाति की बात करते हैं तो किस प्रजातीय समूह में है? प्रजातीय समूह कौन सा हो जाएगा इनका? तो प्रोटोस्लाइड हो जाएगा। ठीक है, इनकी भाषा कौन सी है? मुंडारी भाषा है, जो किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है। किसकी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए किली क्या है। तो मुंडा जनजाति में ना गोत्र को किली कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोत्र को मुंडा जनजाति में क्या बोलते हैं? किली कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहां भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंडा जनजाति में विवाह को क्या बोलते हैं, यही ना सवाल आपसे पूछा गया है। तो विवाह को मुंडा जनजाति में अरंडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अरंडी बोलते हैं। विवाह को अरंडी बोलते हैं दोस्तों। और संथाल जनजाति में विवाह को बापला बोलते हैं। ध्यान रखते जाइएगा इन सब चीजों को। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं कि सर जी बता दो कि हाथू क्या है? हाथू क्या है बताओ मुझे। तो आपका जवाब तुरंत आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए? क्योंकि पढ़ चुके हैं आप लोग। मुंडा जनजाति में विवाह को क्या बोलते हैं? तो अरंडी बोलते हैं। मुंडा जनजाति में गोत्र को क्या बोलते हैं? किली बोलते हैं। तो हाथू क्या है मेरे दोस्त? हाथू जो है ना वो ग्राम पंचायत है। मुंडा जनजाति का ग्राम पंचायत क्या कहलाता है? हाथू कहलाता है। ग्राम पंचायत क्या कहलाता है साथियों? हाथू कहलाता है। बात अगर हम अखड़ा की करें तो मुझे बता दो मेरे साथियों, अखड़ा क्या है? बताओ, अखड़ा क्या है मुंडा जनजाति में? अरे भाई, अखड़ा पंचायत स्थल को बोलते हैं। पंचायत स्थल, जहां पर पंचायत बैठती है ना मुंडा जनजाति में, उसको अखड़ा बोलते हैं। तो बोलो, इस सवाल से आपको क्या क्या सीखने को मिला? मुंडा जनजाति में विवाह को क्या बोलते हैं? अरंडी बोलते हैं। मुंडा जनजाति में विवाह को क्या बोलते हैं? अरंडी कहते हैं। मुंडा जनजाति में गोत्र को कीली कहते हैं। हाथू क्या है मुंडा जनजाति में? तो ग्राम पंचायत है ना। और अखड़ा क्या है? तो पंचायत स्थल को क्या बोलते हैं? अखड़ा कहते हैं। बोलो, समझ में आया? याद हुआ सब चीजें? मजा आ रहा है सेशन में? मजा आ रहा है तो एक लाइक ठोक दो साथियों, शेयर कर दो थोड़ा दोस्तों तक। शेयर कर दो भाई, कुछ नहीं जाएगा आपका।
उससे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। आ जाइए अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18, युवागृह के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, युवागृह जो दिया हुआ है यहां पर, एक साइड जनजाति दिया हुआ है तो दूसरे साइड युवागृह दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां आपको बताना है कौन सा जो है सुमेलित है। सुमेलित नहीं बोला है, सुमेलित है बोला है। तो आपको याद है सब कुछ। संथाल जनजाति का युवागृह क्या कहलाता है? कौन सा आंसर होगा? पहले आंसर बताओ आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, सबको मजा आ रहा है। चलिए आ गया, बहुत अच्छे। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? डी है, क्योंकि संथाल जनजाति का युवागृह क्या कहलाता है? घोटुल कहलाता है ना। सौरिया पहाड़िया जनजाति का युवागृह क्या कहलाता है? कोड़वाह कहलाता है। क्या कहलाता है? कोड़वाह कहलाता है। ठीक है, खड़िया जनजाति का युवागृह क्या कहलाता है? गोतियो कहलाता है। खड़िया जनजाति का युवागृह क्या कहलाता है दोस्तों? गोतियो कहलाता है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? बहुत अच्छे। सुधांशु जी बोल रहे हैं रांची में ऑफिस कहाँ है गुरुजी? तो रांची में हमारा ऑफिस जो है वो खेलगांव में है। ठीक है, खेलते रहते हैं हम लोग सवालों के साथ। किस जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है? ये एक सवाल तो बहुत दिमाग में बैठ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि हम तरीके से बता दिए थे इसको। देखिए पंकज हेमरम बोल रहे हैं युवागृह क्या होता है? सर पहली बार पढ़ रहे हैं क्या आप? युवागृह हम 10 बार बता चुके हैं। युवागृह जो होता है एक संस्था है, जनजातियों में प्रशिक्षण केंद्र है, जहां पर जनजातियों में युवक युवतियों का प्रशिक्षण होता है ना, जनजातियों की संस्कृति के बारे में। ठीक, चलिए आ जाइए इस सवाल में। तो किस जनजाति में बाल विवाह? तो हमको बताए थे पलामू साइड में पाई जाती है जनजाति, और इस जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है बहुत। ठीक है, इस जनजाति में आपको बाल विवाह प्रचलित देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जनजातियों के बारे में हम आपको बताते ही आ रहे हैं, सारी चीजें डिस्कस होता ही जा रहा है। अब देखिए किसान जनजाति में बात करें प्रचलित विवाह, तो आपको हम बताए थे सिंदूरिया और तेलिया। सिंदूरिया और तेलिया विवाह होता है इसके अंदर। सिंदूर से होने वाला विवाह सिंदूरिया कहलाता है, तेल से होने वाला विवाह तेलिया कहलाता है। क्लियर हो गया ये बात? अब अगर हम बिरहोर जनजाति की बात करें साथियों, तो बिरहोर जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह जो है उसको कहते हैं सदर बापला। क्या कहते हैं? सदर बापला। ठीक है, किसान जनजाति का प्रचलित विवाह सिंदूरिया या तेलिया हो गया। बिरहोर जनजाति का प्रचलित विवाह सदर बापला हो गया। खरवार जनजाति का प्रचलित विवाह हो गया क्या? बाल विवाह, है ना। बाल विवाह को प्राथमिकता देते हैं लोग। और मुंडा जनजाति का प्रचलित विवाह हो गया आयोजित विवाह। कौन सा? आयोजित विवाह। ठीक है, तो सबका रिवाइज हो गया ना। एक बार संथाल का बताओ तो जल्दी से आप लोग, एक बार संथाल का बता दो। संथाल जनजाति का प्रचलित विवाह किरिंग बापला। उरांव का आयोजित विवाह। ठीक है, उसके बाद मुंडा का आयोजित विवाह, हो का आंधी विवाह। सब याद है ना? बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 20 देख लो। चेरो जनजाति में बधू मूल्य को क्या कहते हैं? है ना, चेरो जनजाति में बधू मूल्य को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सब लोग फटाफट बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि चेरो जनजाति में बधू मूल्य को क्या कहा जाता है। फटाफट कमेंट कर दें साथियों। बहुत अच्छे। हेमंत कुमार बोल रहे हैं जेटेड कोचिंग के लिए कहां संपर्क करें? ऑफिशियल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया, उसमें कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर 4 चीजें हैं लिखी हुई, और मैं जानबूझ में ऑप्शन खुद से सेट करता हूं। ठीक है,
आप यहां पर स्पेशल क्लास में अगर बोल कर आ रहा हूं तो निश्चित ही मैंने क्वेश्चन पे काम किया है, क्वेश्चन कहीं से उठा के नहीं दिया है। जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया उसी से जितने क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं क्रिएट किया। अब यहाँ चारों चीजें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगी, देखिएगा मजा। यहाँ देखिए जादू। चेरो जनजाति का बधूमूल क्या कहलाता है? सवाल तो ये बोला है आपसे, सवाल क्या बोला है कि चेरो जनजाति का बधूमूल्य क्या कहलाता है? तो उत्तर आपका आ गया होगा, चेरो जनजाति का बधूमूल्य दस्तूरी कहलाता है। ये हो गया करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे सर सुकदाम क्या होता है? सुकदाम क्या होता है? तो सुकदाम जो है दोस्तों एक कवर जनजाति का है, कवर जनजाति का वधूमूल्य है। कवर जनजाति का वधूमूल्य, ठीक, वधूमूल्य की बात हम लोग कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर डाली टका क्या है? डाली टका क्या है? तो ये है दो जनजातियों का, ठीक है, एक बेदिया का और एक असुर का। बेदिया जनजाति का भी है ये और साथ ही साथ असुर जनजाति का भी है। इन दोनों जनजातियों का बधूमूल्य क्या कहलाता है? डाली टका कहलाता है, ठीक है। ये दोनों जनजातियों का बधूमूल्य क्या कहलाता है दोस्तों? डाली टका कहलाता है। सुकदाम क्या हो गया? कवर जनजाति का बधूमूल्य। दस्तूरी क्या हो गया? चेरो जनजाति का बधूमूल्य, ठीक है। गिनिंग तक क्या हो गया? गिनिंग तक हो गया आपका, आप बताइए, खड़िया जनजाति का। किसका? खड़िया। खड़िया जनजाति का बधूमूल्य जो है वो गिनिंग तह कहलाता है। अब बोलो सब क्लियर हो रहा है ना? हाँ, आप लोग ना परसों संडे वाला क्लास जो लोग नहीं देखे होंगे ना उसको देखना मत भूलिएगा आप लोग कभी भी, समझे? जो आज जुड़े हैं ना, जिनको नहीं पता है, पीछे 8 दिन से 9 दिन से क्लास चल रहा था जनजाति का यूट्यूब पे, वो सारा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है यूट्यूब में, ठीक है, देख लीजिएगा। और साथ ही साथ संडे वाला स्पेशल क्लास जिसमें हम पूरे ट्रिकी वे में बताए थे, सबका निचोड़ दिए थे, वो क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या आया है। आपके सामने अगला सवाल है, बिंझिया जनजाति की प्रधान देवी या देवता कौन है? इसका तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए आपको, इतना अच्छा ट्रिक से बता दिए थे आप लोग को। नाम भी बिंझिया है, आए भी बिंध्य साइड से हैं और पूजते हैं किनको? तो विंध्यवासिनी देवी को, है ना। किसकी पूजा करते हैं लोग? विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। और बिंझिया जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानने वाली जनजाति है। जैसे चेरो है ना, उसी तरह से बिंझिया भी है, उच्च हिंदू और राजपूत मानने वाली जनजाति है अपने आप को बिंझिया जनजाति, ठीक है। तो किन की पूजा करते हैं? विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। बाकी सिंहबोंगा की पूजा कौन कौन करते हैं हम उस क्लास में बता दिए थे। बहुत सारे जनजाति हैं जो सिंहबोंगा भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। सिंहबोंगा का तो कई सारा है ना। अब बेला भगवान, आपसे सवाल यहां पर आएगा कि बेला भगवान किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, ठीक है। तो बेला भगवान जो है ना वो खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता है। किसके हैं? खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता को क्या बोलते हैं? बेला भगवान बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक ऑप्शन है सूरज देवी, ये सूरज देवी होगा यहां पर, ठीक है। सूरज देवी किस भगवान के, किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो महली जनजाति के प्रमुख देवता हैं। और महली जनजाति किस प्रकार की जनजाति है? तो एक दस्तकार जनजाति है जो बांस की चीजों बनाने में निपुण मानी जाती है, ठीक है। बांस की वस्तुएं बनाने में निपुण मानी जाती है। और सिंहबोंगा तो आपको पता ही है, बहुत सारी जनजातियों के प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। आपको हम उस दिन बताए थे संडे वाली क्लास में कौन कौन सी जनजाति जिसके प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। उरांव जनजाति का धर्मेश है ना, ठीक, डन, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। साकमचारी क्या है? इस क्वेश्चन का जो जवाब दे देंगे, मैं मान लूंगा आप पिछले वाले क्लास को अच्छे से ध्यान से पढ़े हैं, मैं मान लूंगा। मुझे बता दीजिए साकमचारी क्या है? यस पूछ रहे हैं, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल सही हैं आप लोगों की दुआ से। साकमचारी बता दो, मान लेंगे आप लोगों को।
ठीक है ठीक है ठीक है, 22 का आंसर आ रहा है सी। बहुत अच्छे, क्या बात है, मतलब मन लगा के पढ़ रहे थे आप लोग। साकमचारी जो है दोस्तों, ये तलाक है। तलाक को किस जनजाति में? मुंडा जनजाति में, है ना। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या बोलते हैं? साकमचारी बोलते हैं। बहुत अच्छा, सबको याद है, अच्छा लगा ये देख करके, है ना। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या बोलते हैं? साकमचारी बोलते हैं। अगला सवाल लेते हैं जो कि आपको याद है, उसमें ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। कौन सी जनजाति बांस की वस्तु बनाने में निपुण मानी जाती है? ये रिवीजन हो गया है, काफी रिवीजन हो चुका है। अब आपके लिए सवाल बहुत ही लॉलीपॉप सवाल बन चुका है। तो दोस्तों, बांस की वस्तु बनाने में कौन निपुण है? तो महली जनजाति। ठीक है, महली जनजाति बांस की कला में निपुण है। अब आपसे बोले चिकबड़ाइक के बारे में, तो चिकबड़ाइक भी एक प्रकार की दस्तकार जनजाति है। चिकबड़ाइक को बुनकर जनजाति कहा जाता है। क्या कहते हैं? बुनकर। यानी कि, और एक बात आपको हम बताए थे कि हाथों से बुने हुए कपड़े बनाने का जनक माना जाता है इनको। चिकबड़ाइक जनजाति को हाथों से बुने हुए कपड़े बनाने का जनक माना जाता है। ध्यान रहेगा सबको? ध्यान रहेगा ना? बहुत अच्छे। अब रहे बात करमाली की, तो करमाली का पेशा वाला हम स्पेशल सेशन लिए थे, संडे को लिए थे ना, कि सब पेशा कौन कौन से पेशे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो करमाली जनजाति भी लोहा से रिलेटेड काम करती है, लोहा गलाने का। ठीक है, लोहा गला करके उसकी वस्तु बनाने का। असुर जनजाति प्राचीन काल से करती आई है। लोहरा जनजाति जो करती ही आई है। ठीक है, बिरजिया जनजाति भी लोहा गलाने का काम करती है। तो कई सारी झारखंड की जनजातियां रही हैं जो लोहा गला करके उसके हथियार या औजार बनाने का काम करती आई है। समझ गए जी? अब चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या है। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी आदिम जनजाति अपने आप को आदिवासी नहीं मानती? बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक, किसी भी किताब में इस क्वेश्चन को नहीं छापा है। ठीक है, किसी भी किताब में इस क्वेश्चन को छापा नहीं गया है क्योंकि किसी ने गौर ही नहीं किया है। क्या है? कौन सी आदिम जनजाति अपने आप को आदिवासी भी नहीं मानती है? आदिम, मगर अपने आप को आदिवासी भी नहीं मानती। 32 जनजाति झारखंड में है ना, उसमें 8 जो है वो आदिम जनजाति हैं, समझे। और एक जनजाति केवल झारखंड में जो आदिम है। आदिम क्या मानेगी? अपने आप को आदिवासी भी नहीं मानती। वो जनजाति कौन सी है? बिरजिया जनजाति। ठीक है, बिरजिया जनजाति झारखंड की एकलौती जनजाति है, जो झारखंड की एकलौती जनजाति है जो आदिम है, लेकिन वो अपने आप को आदिवासी भी नहीं मानती, जनजाति भी नहीं मानती। अपने आप को ये सदान समूह में रखती है। किस में रखती है? सदान समूह में रखती है। समझ रहे सब लोग? चलिए, नेक्स्ट। गुलगुलिया किस जनजाति का एक वर्ग है? चलिए फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। गुलगुलिया जो है किस जनजाति का एक वर्ग है? बहुत अच्छे। उस परसों पढ़े हैं तो भूलेंगे तो नहीं इतना जल्दी आप लोग, इतने तो भुलक्कड़ नहीं हैं। एक सेकेंड यार, कहां से आ गया? चलिए बताइए। बिल्कुल सही उत्तर आया सबका, मैं देख रहा हूं सबका कमेंट। थोड़ा स्क्रीन चेंज कर रहा था यार, चार्ज खत्म हो गया था।
ठीक है, सबका उत्तर आ गया है। देखो, गुलगुलिया बंजारा का एक वर्ग है, ठीक है, गुलगुलिया किसका वर्ग है? बंजारा का एक वर्ग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत अच्छे, सबका सही उत्तर आ गया। सर आप कंपटीशन बहुत बढ़ा दिए ये क्या मतलब हुआ? चलिए अब देखिए, यहां पर बंजारा का हम आपको कई वर्ग बताए थे, ठीक है। एक बताए थे जो भिक्षक वर्ग है, ठीक है, जो आपका गुलगुलिया है। एक बंजारा का वर्ग है जो भालू नचाने का काम करते हैं, आपका जड़ी बूटी बेचते हुए नजर आते हैं, है ना। और एक शिकारी किस्म के हैं, एक जो है वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। सर परसों का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? परसों का पीडीएफ ऐप में ही मिलेगा, वो स्पेशल पीडीएफ है, वो आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं। देखो यूट्यूब में क्लासेस दे रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री में दे रहे हैं। ऐप में झारखंड जीएस का कंप्लीट कोर्स सिर्फ 1299 का है, सिर्फ और सिर्फ 1299 में कंप्लीट झारखंड जीएस फॉर झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए, जेपीएससी जेएसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो एटलीस्ट पूरा कोर्स नहीं लेना, झारखंड जीएस अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो करियर फाउंडेशन ऐप में जाइए, झारखंड जीएस स्पेशल कोर्स को परचेज कर लीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब यहां पर गुलगुलिया के बारे में आपने बता दिया, बंजारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो लोहरा जनजाति के बारे में एक बात हम आपको बताए हैं, कौन सी जनजाति अपने आप को असुर जनजाति का वंशज मानते हैं, है ना। कौन सी जनजाति अपने आप को असुर जनजाति का वंशज मानते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? बार बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध लौटाओ विवाह किस जनजाति का प्रचलित विवाह है? बहुत अच्छा सवाल है। दूध लौटाओ विवाह जो है वो किस जनजाति का प्रचलित विवाह है? बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। लाइक की संख्या कहां तक पहुंचा दी आप लोग? लाइक की संख्या जल्दी जल्दी पहुंचा दीजिए, आगे बढ़ाइए। 1000 लाइक आप लोगों को बोले थे, अभी तक 700 भी नहीं पहुंचा है जी, जल्दी पहुंचाओ यार। दूध लौटाओ विवाह किस जनजाति का प्रचलित विवाह है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग दीजिए जी। बहुत अच्छा, सबका करेक्ट आंसर आ गया है। दूध लौटाओ विवाह जो है वो गोंड जनजाति का जो है प्रचलित विवाह है, दूध लौटाओ, ठीक है। और गोंड जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक। गोंड जनजाति जो है वो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, 1 नंबर पर आपका भील है, 2 नंबर पर आपका गोंड है, 3 नंबर पर आपका संथाल है, ठीक है। ध्यान रहेगा सबको ना? हाँ, तो याद रखिएगा दूध लौटाओ विवाह किसका है? गोंड जनजाति का है, ठीक। अब खरवार जनजाति का बोले आपसे कि खरवार जनजाति का प्रचलित विवाह बताइए। अरे नहीं, सिलेबस चेंज होने का समय अभी है, क्यों चक्कर में पड़े रहते हैं इन सब चीजों के चक्कर में? पढ़ने लिखने पे ध्यान दो। खरवार जनजाति जो दोस्तों, ये बाल विवाह इसमें प्रचलित है, ठीक है। क्या प्रचलित है? बाल विवाह। असुर जनजाति में सेवा विवाह प्रचलित है, जिसको गोलट विवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेवा विवाह को गोलट विवाह कहते हैं। तो असुर जनजाति का प्रचलित विवाह क्या है दोस्तों? सेवा विवाह है या गोलट विवाह है। समझ रहे हैं सब लोग? बहुत अच्छे जी। क्या बोले? भील, गोंड, संथाल, उरांव, बहुत अच्छा। अब देखो बिरहोर जनजाति का बताओ मुझे, बिरहोर जनजाति का प्रचलित विवाह क्या कहलाता है? बिरहोर जनजाति का प्रचलित विवाह क्या कहलाता है? सदर बापला। क्या कहलाता है? सदर बापला कहलाता है, ठीक है। तो कितनी सारी चीजें क्लियर हो गई यहां पर। दूध लौटाओ विवाह किसका सबसे प्रचलित विवाह है? तो ये गोंड जनजाति का प्रचलित विवाह है, दूध लौटा, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। अब देखो खरवार, देखो कुछ स्टूडेंट कमेंट किए थे कल परसों वाले वीडियो में कि सर गोंड नहीं है, भील नहीं है, गोंड है पहले नंबर पर।
नहीं भाई, वो बहुत सारे किताबों में गलत अभी भी लिखा हुआ है, यहाँ तक कि लूसेंट में भी अभी तक गलत लिखा। 2011 की जनगणना का रिकॉर्ड है, लेकिन अभी तक किताबों में, बहुत सारे किताबों में अपडेट नहीं किया है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है, फिर गोंड है, ठीक है। इसको अगर अब बुक में अपडेट नहीं है तो आप अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, खरवार जनजाति बाल विवाह, गोंड जनजाति का आपका हो जाएगा दूध लौटाव विवाह, असुर जनजाति का क्या हो जाएगा सेवा विवाह या गोलट विवाह, और बिरहोर जनजाति का क्या होगा सदर बापला। संथाल का जिस प्रकार से होता है दोस्तों जी, अबुल हसन इसमें भी एमसीक्यू सेशन करवा, एमसीक्यू सेशन ही तो चल रहा है ना, चैप्टर वाइज इसी तरह करा देंगे, टेंशन ना लीजिए। तो दोस्तों क्या बोले, बिरहोर जनजाति का सदर बापला, संथाल जनजाति का क्रिंग बापला। ओके डन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुवाड़ किस जनजाति को कहा जाता है, बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। चुवाड़ किस जनजाति को कहा जाता है? देखिए मैं इतना कहूंगा ना कि आप जो थ्योरी वाली क्लास है, सब लोग अभी भी 45 दिन का समय बचा है, थ्योरी वाली क्लास ऐप से परचेज कर लीजिए और चैप्टर सब पढ़ के आइए। यहां पर हम आपको यूट्यूब में एमसीक्यू करवा देंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा देंगे। तो पढ़ के आइएगा ना वहां से, तो आपको एमसीक्यू करने में डबल बेनिफिट होगा, समझे। पढ़ा हुआ चीज एमसीक्यू एकदम दिमाग में रिफ्रेश हो जाएगा। इसीलिए आप लोग ऐप से जाइए, परचेज कीजिए। बहुत लो कॉस्ट रखें आप लोग के लिए, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। उसके लिए मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में ऐप को डाउनलोड कीजिए करियर फाउंडेशन का। वहां पे खोटा का भी एकदम जबरदस्त क्लास है ना। खोटा में 90 प्लस नंबर, 90 प्लस क्वेश्चन सही करना है तो करियर फाउंडेशन का खोटा का कोर्स ज्वाइन करना मत भूलिए। 1500 1700 कुछ भी नहीं होता आज के जमाने में। आपकी पहली सैलरी जो आएगी ना सचिवालय में, अगर आप पोस्टेड होंगे तो आपकी पहली सैलरी कम से कम 55 से 60 हजार की आएगी, ठीक है। क्या है उसके सामने 1700 रुपए का कोर्स फी या 2000 रुपए का कोर्स फी। आप पॉजिटिव माइंड को अपना पॉजिटिव बनाइए, ठीक है। आप शुरू से सोचिएगा कि पैसा लगाएंगे होगा कि नहीं होगा एग्जाम में, तो आपका दिमाग उसी तरफ से काम करेगा। आपका दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आपका दिमाग को क्लियर बोलिए कि इस बार किसी भी हालत में हमको क्लियर करना है, तो आपका दिमाग भी तैयार हो जाएगा, करना है तो करना है। समझ गए ना। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं सर कोर्स ले लेंगे, किताब ले लेंगे, फिर एग्जाम होगा क्लियर। तो आप पहले से ही सोच के रखे तो कहां से होगा। चलिए, तो दोस्तों चुवाड़ किस जनजाति का कहा जाता है? तो चुवाड़ जो है ना भूमिज जनजाति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? और भूमिज जनजाति को धनबाद में क्या बोलते हैं? धनबाद में बोलते हैं इसको सरदार, ठीक है। भूमिज जनजाति को धनबाद में क्या कहा जाता है? सरदार कहा जाता है। जी बोल देंगे टॉपिक हम, लेकिन टॉपिक हम हर दिन नहीं बोल पाएंगे इस तरह यूट्यूब में, क्योंकि कौन सा टॉपिक करना उसमें मुझे सोचना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो आपको टेलीग्राम में हम इंफॉर्मेशन दे देंगे कि अगला टॉपिक क्या होने वाला है। तो करियर फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो भूमिज जनजाति को धनबाद में सरदार बोलते हैं और भूमिज जनजाति को भी चुवाड़ कहा जाता है, ठीक है। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो बथुड़ी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर हम बथुड़ी की बात करें तो इसको बाहुतुली कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाहुतुली। आपको हम बताए थे ना बाहुतुली क्यों बोलते हैं। बाहुतुली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको माना जाता है बाजुओं से तौला जाने वाला, ठीक है। क्या? बाजुओं से तौला जाने वाला बाहुतुली, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। कोरा जनजाति के बारे में जानते हैं आप लोग? इसको कौरवों का वंशज मानते हैं। किसको? कौरवों का वंशज। कोरा जनजाति को कौरवों का वंशज मानते हैं। भूमि जनजाति को धनबाद में सरदार बोलते हैं। भूमि जनजाति को चुवाड़ भी कहते हैं। बथुड़ी जनजाति को बाहुतुली कहा जाता है। कोरा जनजाति को कौरवों का वंशज मानते हैं, ठीक है। और बाकी चेरो जनजाति के बारे में आप लोग जानते हैं कि चेरो जनजाति को च्यवन ऋषि का वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं? चेरो जनजाति को च्यवन ऋषि का वंशज मानते हैं। ध्यान रखिएगा सब लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की किस जनजाति को 18 हजारी कहा जाता है? चलिए फटाफट बता दीजिए।
झारखंड की किस जनजाति को 18 हजारी कहा जाता है? आंसर फटाफट दीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सॉरी एक मिस्टेक हुआ मुझसे। कंवर को कौरवों का वंशज मानते हैं, कोहरा को नहीं। कोहरा को नहीं मानते हैं, कंवर को मानते हैं, ठीक है। कंवर को कौरवों का वंशज मानते हैं, ये मेरे सिली मिस्टेक हुआ है। कोहरा को दांगर कहते हैं, क्या बोलते हैं? दांगर। ये छोटा सा मिस्टेक मेरे हुआ है, आप लोग इसको थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा। कोहरा को नहीं बोलते हैं, कंवर को कौरवों का वंशज मानते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गया बोलने में, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? किस जनजाति को 18 हजारी बोलते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है, किस जनजाति को 18 हजारी बोलते हैं? खरवार को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? खरवार जनजाति को 18 हजारी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? खरवार जनजाति को 18 हजारी कहा जाता है। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं ना। खरवार जनजाति को 18 हजारी कहते हैं, 18 हजारी, याद रहेगा सबको। खरवार जनजाति जो झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, इसको 18 हजारी कहते हैं। खरवार जनजाति का प्रचलित विवाह जो है बाल विवाह है दोस्तों, और ये सबसे ज्यादा आपको पलामू साइड में, पलामू एरिया में देखने को मिल जाएंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या है। कौन सी जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी मानती है? बताइए, कौन सी जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी मानती है? कपिल प्रजापति बोल रहे हैं झारखंड पुलिस का बैच ज्वाइन करना है। देखो, झारखंड पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, करियर फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड करिए। कोई दिक्कत होता है तो ऑफिशियल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया, उसमें कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। हमारा ऑफिशियल नंबर है 7070802808। चलिए, कौन सी जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी मानती है? जल्दी से बताइए। सबका सही उत्तर आ रहा है। अपने आप को सूर्यवंशी मानने वाली जनजाति कौन सी है साथियों? बिरहोर जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी मानती है। सूर्यवंशी, बिरहोर जनजाति अपने आप को क्या मानती है? सूर्यवंशी मानती है। इसको याद रखना है आपको। बिरहोर जनजाति अपने आप को क्या मानती है? सूर्यवंशी मानती है, ठीक। डन, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सारी समस्या का समाधान होगा। जुड़े रहिए करियर फाउंडेशन के साथ। यहां पर देखिए, लोहरा जनजाति अपने आप को क्या मानती है? असुर का वंशज, असुर जनजाति का वंशज मानती है कि नहीं? असुर जनजाति का वंशज। बिरहोर जनजाति अपने आप को क्या मानती है? सूर्यवंशी मानती है। क्या मानती है? सूर्यवंशी, ठीक है। विंध्या जनजाति जो विंध्य क्षेत्र से आए हैं और विंध्याचल की पूजा करते हैं, विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं, सॉरी विंध्याचल, ठीक है। और तो और चेरो जनजाति जो है अपने आप को च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि का वंशज मानते हैं, ठीक है। चेरो जनजाति अपने आप को च्यवन ऋषि का वंशज मानते हैं, ठीक है। ये बातें सारी चीजें क्लियर होती जा रही है ना आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा बढ़िया अलग टाइप का सवाल है। क्वेश्चन ये है साथियों, चूंकि जनजाति पढ़ा रहे हैं तो कुछ सवाल जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान से भी होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ठीक है, आपको पता होगा साथियों कि कुछ समय पहले 2020 की बात है, संविधान में 126वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था, ठीक है। जब वो 126वां संविधान संशोधन बिल लाया गया और वो बिल पास हो गया और वो बन गया 104वां संविधान संशोधन, ठीक है।
104वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। क्लियर है? तो यहां पर सवाल यह है 2020 में क्या था ना कि एसटी एससी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है लोकसभा में और विधानसभा में, वो समय सीमा खत्म हो रहा था, क्योंकि 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा था, वो समय सीमा खत्म हो रहा था, तो 2020 में उसको बढ़ा दिया गया। समझे? तो लोकसभा में आर्टिकल 330 के अनुसार एसटी यानी अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है? एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन को नहीं बढ़ाया गया, मतलब 2020 में समाप्त कर दिया गया। अगले 10 साल के लिए जो था हर बार बढ़ाया जाता था, एंग्लो इंडियन का अब समाप्त कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन? तो 104वां संविधान संशोधन हुआ है इसके लिए। बात अगर हम 332 की करें तो एसटी का किसमें? विधानसभा में, है ना? एसटी का विधानसभा के अंदर एसटी का विधानसभा के अंदर रिजर्वेशन। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में रिजर्वेशन दिया गया है और 332 के तहत अनुसूचित जनजातियों को विधानसभा में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। ठीक? बहुत अच्छा, ध्यान रखते जाइएगा सब। कॉल आ रहा था जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी सवाल देख लेते हैं क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची झारखंड के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विषय में है? ठीक है दोस्तों, जब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की, तो आप जब अनुसूची पढ़े होंगे, अनुसूची जब पढ़े होंगे आप लोग, तो उस अनुसूची में अनुसूची 5 और अनुसूची 6 पढ़े होंगे आप लोग, थोड़ा स्पेशल जो है जनजातियों के विषय में। तो अनुसूची 6 जो है ना आपका, जो अनुसूची 6 है वो स्पेशल अनुसूची है उस जनजाति क्षेत्रों के लिए जो पूर्वोत्तर भारत में है। समझ रहे हैं मेरी बात को? पूर्वोत्तर भारत की जो जनजातीय, जैसे मेघालय में गारो खासी जयंतिया है ना? तो पूर्वोत्तर भारत के लिए क्या है? अनुसूची 6 है। और बाकी जो राज्य है जैसे महाराष्ट्र है, झारखंड में जो अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र जो है वो हमारे संविधान के अनुसूची 5 में वर्णित किया गया है। किस में वर्णित किया गया है? अनुसूची 5 में वर्णित किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सब लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस 30 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि कम से कम आप लोग का यहां से 100 से ज्यादा सवाल आज डिस्कशन हो गया। इस 30 सवाल के माध्यम से आपका 100 से ज्यादा सवाल आज डिस्कशन हो गया। ठीक है? तो सेशन अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन आप में कमेंट करते नहीं है, मजा आता नहीं है। इतने लोग देखते हैं, 10,000 लोग देख लिए पिछला क्लास को, लेकिन कमेंट ज्यादा रहता नहीं। भाई थोड़ा सा प्रतिक्रिया भी दो, एक्शन के बदले रिएक्शन जरूरी है। न्यूटन का लॉ फॉलो कर जाएगा, वैसे फेल कर जाएगा। न्यूटन को लॉ को फॉलो होने दीजिए ना, एक्शन के बदले रिएक्शन होना चाहिए। कुछ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है? तो आज का इतना ही सेशन था। आप लोगों को मजा आया तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। जो जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा भाई। ज्ञान एक ऐसी चीज है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, है ना? सरस्वती माँ कृपा करती है उन लोगों पे। तो लोगों तक पहुंचाइए जहां तक नहीं पहुंच पा रहा है एजुकेशन अच्छे से। गांव गांव कोने कोने में स्टूडेंट बैठे हैं तैयारी करने वाले, सब तो शहर आ नहीं सकते हैं। तो सब तक शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी लाभ हो जाए, वो भी अपने मेहनत से तैयारी कर सकें। ठीक है? और बाकी सारी क्लासेस ऐप में चल रही है दोस्तों।
सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है, कुछ सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी हैं। आप लोग को बता दूं, जो पीजीटी वाले स्टूडेंट हैं उनको बता दूं, पीजीटी की बैच भी लगभग शुरू हो चुकी है। ज्योग्राफी शुरू हो गई, हिस्ट्री शुरू हो गई है, और पीजीटी के लिए इंग्लिश की भी क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, बाकी जो लोग जेपीएससी के लिए सीरियस हैं तो जेपीएससी के लिए आप लोग लग जाइए, क्योंकि करियर फाउंडेशन ऐप में प्रीलिम्स और मेंस की क्लास इस बार दोनों पैरेलली चल रही है। पिछले बार हम लोग पहले प्रीलिम्स का क्लास चलवाए थे, उसके बाद मेंस की क्लास शुरू किए थे पीटी के बाद, मगर इस बार हमारा क्लास मेंस का भी साथ साथ चल रहा है, प्रीलिम्स का भी चल रहा है। ठीक है, तो साथ में तैयारी कीजिए मस्त तरीके से। इस बार हम लोग बहुत ही एफर्ट लगाने वाले हैं अधिक से अधिक रिजल्ट के लिए, और जेएसएससी सीजीएल में तो जबरदस्त झंडा गाड़ना आप लोगों को। ठीक है, जेपीएससी भी आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। जेएसएससी सीजीएल में हम लोगों ने इतना मेहनत किया आप लोगों के लिए कि आपको झंडा गाड़ना ही पड़ेगा। हमारे पेपर 2 जो खोरठा का पेपर है उसमें इतना बेहतरीन क्लास दिया गया, साथ में प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में है, उसको ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और झारखंड जीएस में मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। आर्ट एंड कल्चर और मिसलेनियस वाला जो पार्ट है बस बचा हुआ है, वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। ये चैप्टर का इंतजार कर रहे थे, खत्म हो गया। अब हम आर्ट एंड कल्चर में लगेंगे। एप्लीकेशन में आर्ट एंड कल्चर की क्लास जानी बाकी है और मिसलेनियस की क्लास जानी बाकी है ना, उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी बचा हुआ है। तो 2-3 चैप्टर है, 8-10 दिन लगेगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरा झारखंड का जेएसएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी भी सिलेबस लगभग हम लोग 90% ऑलमोस्ट सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी भी आपके पास लगभग 45 दिन का समय है सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ करके, साइंस, कंप्यूटर, झारखंड जीके, मैथ, रीजनिंग पढ़ करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और खोरठा को और जो भी लैंग्वेज पेपर आप रखे हैं उस पर विशेष फोकस करते हुए तैयारी करें। ठीक है, तम्मू मिश्रा बोल रही हैं कि सर क्या सर जवाब नहीं दे रहे हैं, प्रभु जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आएगा, कितनी उम्र लगेगी। देखो ये नोटिफिकेशन जो है ना लगभग नेक्स्ट मंथ में आने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, ज्यादा चांसेस है। ठीक है, और कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? लकिता सिंह एक बार चेक कर लीजिए, ऐप में डाल दिया गया है आज, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो साथियों, बाकी जिनको भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना है, डिफरेंट सभी आपको यहां दिख रहा है, जैसे CLDC, 11 जेपीएससी, PT, 11 जेपीएससी मेंस, जेटेट, आपका जेएसएससी सीजीएल पेपर 1-3, एक्साइज कांस्टेबल, नागपुरी, खोरठा, ठीक है, झारखंड एसआई, बहुत सारे कोर्सेस हैं। ऐप में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो जुड़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए मस्त तरीके से, और एकदम जॉब लीजिए, क्योंकि फाइनली तो आप जॉब ही लेना मकसद है। ठीक है, तो ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, मिलेंगे फिर अगले क्लास में आप लोगों से। कोई भी जानकारी कोर्स से संबंधित चाहिए, कोर्स परचेज करने से संबंधित चाहिए, तो हमारा ऑफिशियल नंबर 7070802808 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी सब लोग ऐप को तो डाउनलोड कर ही लीजिए। ऐप जो करियर फाउंडेशन का, उसको डाउनलोड करने में देरी मत कीजिए। और ये वाला PDF जो है करियर फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उमेश भगत बोल रहे हैं सर जेपीएससी का कंप्लीट कोर्स चाहिए मुझे, परचेज करना है, ज्वाइन कर, ऐप से डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और ऑफिशियल नंबर पर बात कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर से एक बार। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। टॉपिक हम टेलीग्राम में बता देंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। उस टॉपिक को जो लोग ऐप में पढ़े हैं वो लोग ऐप में पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। जो लोग ऐप में नहीं जुड़े वो लोग अपने से सेल्फ स्टडी करके आइएगा, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास कब होगा? कल होगा, निश्चित ही कल होगा। इतनी संख्या में आप लोग जुड़ेंगे तो मैं भागा कल आऊंगा फिर से। ठीक है, कल कम से कम 800 लोग जुड़ना चाहिए ना, मजा आएगा फिर। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, सबक है।